रामगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में किशनलाल नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी राधा के साथ घर के आंगन में बैठा हुआ था। देखना, हमारे खेत में इस साल सब्जियां बहुत अच्छी होंगी। हाँ, क्योंकि मेरे मेहनत के साथ साथ मेरे खेत में तुम्हारे मेहनत का पसीना भी शामिल है। नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। राधा ने किशनलाल की तारीफ की। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी उठकर घर के अंदर चले गए। राधा बोली, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। मैंने सुना है लोग बाजार में आजकल जंगल की ताज़ी सब्जियां बहुत पसंद करते हैं, और मैं ये कहती हूँ कि आप एक बार जंगल जाओ, कुछ ताज़ा सब्जियां बेचने के लिए ले आओ और साथ में कुछ लकड़ियां भी ले आओ। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। किशनलाल ने तुरंत जवाब दिया, अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां और सब्जियां काटने के लिए ही चला जाऊंगा। ठीक है ना? चलो अब सो जाओ। अगली सुबह किशनलाल सब्जी और लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। किशनलाल एक जगह से लकड़ी और सब्जियां इकट्ठी करने ही लगा था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल खरगोश करहा रहा था। हे भगवान, बाप रे बाप, इस खरगोश को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे के पैर से कितना खून बह रहा है। किशनलाल ने करहाते हुए खरगोश को देखा। किशनलाल खरगोश के पास बैठा। काश तू बोल सकता, तो बता सकता कि तुझे तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे पैर में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहाँ एक ऋषि महात्मा आ पहुँचे और पूछा, कौन हो तुम और खरगोश से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम ऋषि महात्मा, मैं तो बस लकड़ियां और सब्जियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल खरगोश को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गई। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके पैर से कितना खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह से ये तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। किशनलाल ने ऋषि महात्मा को सारी बात बताई। ऋषि महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको। इतना बोलकर ऋषि महात्मा मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। अचानक रंग बिरंगी किरणों से खरगोश का जख्म सही हो गया। ऋषि महात्मा बोले, हाँ, अब ये खरगोश तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। खरगोश उठकर खड़ा हो गया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक लोमड़ी ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए भागा। लोमड़ी का पंजा मेरे पैर में लगा और मेरा पैर घायल हो गया। भागने की वजह से मैं ठीक से कूद नहीं पाया, और जैसे ही गिरा, बाप रे बाप, मेरे पेट में बहुत चोट लग गई थी। किशनलाल आश्चर्यचकित रह गया। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की तरह बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? खरगोश ने जवाब दिया, जब ऋषि महात्मा ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार ऋषि महात्मा ने किया है। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ, तो मैं खरगोशों से अब तो अलग ही हो गया हूँ ना। क्या करूँगा उन खरगोशों के साथ रहकर। अब तुमसे जी भर के बातें करूँगा। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा नाम क्या रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से मिंटू कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना?
हाँ हाँ, अच्छा नाम है। चलो चलो चलो, घर चलते हैं। जब किशनलाल घर पहुंचा तो राधा ने मेंटो को देखकर पूछा, अरे ये जंगल से तुम खरगोश को क्यों पकड़ लाए? किशनलाल ने राधा को पूरी घटना बताई। क्या क्या वास्तव में खरगोश बात कर सकता है? राधा को यकीन नहीं हुआ। अरे तुम स्वयं पूछ लो। मेंटो ने तुरंत जवाब दिया। हाँ हाँ, मेरा नाम मेंटो है। किशनलाल ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ। अरे साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। राधा आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। मेंटो की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे मेंटो राधा के काम में हाथ बटाने लगा था। मेंटो अब किशनलाल का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन मेंटो किशनलाल से बोला, किशनलाल, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर पे बैठे बैठे, मुझे भी चलना है। अरे मेंटो, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहाँ पे? हाँ? किशनलाल ने मेंटो को समझाने की कोशिश की। अरे क्या करूंगा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। और क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? अरे हमें तो बस डर ये है ना कि गांव वालों ने हमें बोलते हुए देख लिया तो वो ना जाने क्या समझेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे क्या, बताओ? देखो मेंटो, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या लेना देना है? मुझे तो बस तुम्हारे संग रहना है। मेरा मतलब ये है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। किशनलाल मुस्कुराया और अगले दिन मेंटो को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में मेंटो ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो किशनलाल का सच्चा मददगार बन गया था। किशनलाल, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। अरे मेंटो, अब तो तू पक्का किसान बन गया है। मिट्टी का फर्क भी समझने लगा है। मेंटो की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची जमींदार रघुनाथ के कानों तक। मैंने सुना है किशनलाल के घर एक खरगोश है जो इंसानों की तरह बोलता है। हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भाई, तो फिर उस खरगोश को लेकर तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। ये बात आपने बिल्कुल पते की कही है जमींदार साहब। जमींदार की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इस किशनलाल की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो आपके कर्जदार बन गए, पर यह ससुरा किशनलाल, ये कभी झुका नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है जमींदार, बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है दीपक। उसकी किस्मत के सितारे बुलंद हैं, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और किशनलाल मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन किशनलाल और मेंटो जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी राधा को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। अरे राधा, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। अरे इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। किशनलाल ने देर ना करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने राधा को ध्यान से देखा। किशनलाल, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज न मिला तो ये जानलेवा हो सकती है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से किशनलाल का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा था। हफ्तों बीत गए।
और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन किशन लाल घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। राधा ने किशन लाल को दिलासा देने की कोशिश की। ऐसा मत कहो राधा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तभी मेंटो तेजी से दौड़ता हुआ आया। किशन लाल, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे दो भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? किशन लाल को ये बात ठीक लगी। उसी शाम वो मेंटो को साथ लेकर अपने बड़े भाई प्रेमचंद के घर गया। ओहो, किशन लाल, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भैया, अर्चना की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ भी कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया, तो अरे तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा भाई। किशन लाल कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था किशन लाल, मैंने उसके चेहरे को देखा है। वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ रे मिंटो, पर चलो एक और भाई है, उससे मिलते हैं, चलो। अब दोनों प्रकाश के घर पहुँचे। अरे ओ किशन लाल, आज भाई की कैसे याद आ गई? भैया भैया, मेरी पत्नी राधा बहुत बीमार है, थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच क्यों नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चले आए? झूठ मत बोलो भैया, सच तो यह है कि तुमने और प्रेमचंद भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी और मिली कितना? 2 बीघा। हाँ 2 बीघा। अरे निकल जा यहाँ से, अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा। मुंह उठा के चले आए यहाँ, अरे भाग यहाँ से। कैसे भाई है तुम्हारे किशन लाल, एक भी मदद करने को तैयार नहीं है। हाँ, इस दुनिया में ऐसे ही इंसान होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ मजबूरी है मिल्टो, मैं नहीं जाना चाहता था, पर तुम्हारे कहने पर अपने भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? अगले दिन किशन लाल और मेंटो जमींदार रघुनाथ की हवेली में जा पहुँचे। उम्मीद उससे कम थी, मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था किशन लाल, एक न एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाया मुरझाया सा खड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए बदरबा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इंसान ही बन गया है, समझा? हाँ भैया किशन लाल, बताओ बताओ, क्यों आए हो? अब क्या बताएं जमींदार जी, आपको तो सब पता है, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया, कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, तो धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं गिरवी रखूं? जो सोने चांदी के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है,
अरे भैया उसे गिरवी रखो, वक्त पर कर्जा चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब है। बोलो भैया। किशन लाल सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे ये तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो जमींदार। ऐसे तो किशन लाल कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। ए किशन लाल, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले खरगोश को यहाँ से ले जा, नहीं तो मेरा मन बदल गया ना तो तेरा काम भी नहीं होगा। जब से आया है पटार 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 पटार। अरे चुप कर। किशन लाल चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो चलो यहाँ से। लेकिन मिंटो, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना। हाँ चलो मेरे साथ, चलो। किशन लाल मेंटो के साथ चला गया। हवेली के भीतर जमींदार रघुनाथ और दीपक गुस्से से खौल रहे थे। ए मालिक, किशन लाल तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौटा आएगी। कितना दूर जाएगा वो? किशन लाल मेंटो के साथ घर पर आ पहुंचा और मेंटो तुरंत वहां से चला गया। शाम तक मेंटो लौटकर नहीं आया। किशन लाल और राधा की चिंता बढ़ने लगी। अरे पता नहीं कहाँ गया। मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही मेंटो वहां आ पहुंचा, हाथ में एक चमकती हुई जड़ी बूटी के साथ। अरे मिंटो, तू कहाँ गया था? हमें लगा कहीं कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन ऋषि महात्मा को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके ये जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। मेंटो ने वो जड़ी बूटी राधा को दे दी। कुछ देर बाद राधा की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। राधा, तुम्हारी तो खांसी भी ठीक हो गई। और मिंटो, तू तो हमारे लिए देवता बन गया रे। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। किशन लाल ने मेंटो का आभार व्यक्त किया। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि राधा के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ऋषि महात्मा से बीज भी लेकर आया हूँ। ये देखो। क्या? बीज? हाँ, उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेतों में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने न उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। मजा आ गया ना? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है ऋषि महात्मा ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करोगे जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र मेंटो, तू मेरा सच्चा साथी निकला। अब हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई, चल। अगले ही दिन किशन लाल, मेंटो और राधा ने मिलकर खेत जोता, बीज बोए और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में किशन लाल के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसी पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, किशन लाल के खेत में तो सोने जैसी फसल लहलहा रही है। आहा! अरे हमारी फसल तो अभी जमीन पर भी नहीं है और इसकी फसल तो तैयार हो गई। और उसकी बीबी राधा जो महीनों से बीमार थी, अब रोज रोज खेतों में काम करती है। भैया, यह तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद किशन लाल की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई थी।
किशन किशन लाल लाल जपो जपो राम राम राम, राम, बन गया तू धनवान, जो सोचा था वो हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया। लेकिन अब बारी है मेंटो वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का दीनबंधु का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो। किशन लाल भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताओ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार रघुनाथ के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब देखकर जमींदार गुस्से से अपने साथी दीपक से बोला, ए दीपक, तू देख रहा है ना क्या हो रहा है? हाँ मालिक, किशन लाल ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा ना तो एक दिन तो हमारी जमींदारी खत्म हो जाएगी और हमारा दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप आदेश दीजिए मालिक, करना क्या है? अब बहुत हो गया दीपक। अगर ये किशन लाल ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा ना तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वहीं खत्म कर दूंगा। कहिए। कौन जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को, ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा, किशन लाल को मिटा दे, जा। सुबह सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। किशन लाल खेत में बीजों को देख रहा था, जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। अरे मिंटू, देख तो, ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारी हाथ की छुबन में जादू है। हाँ बिल्कुल, सही कह रहे हो मित्र। इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर अचानक मेंटो एक ओर हट गया। सच तो ये था कि मेंटो को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तभी वहां जमींदार रघुनाथ और दीपक आ पहुंचे। दीपक के हाथ में लंबा बर्छा था। किशन लाल झुका हुआ था। अब भुग तो किसान। जैसे ही दीपक ने किशन लाल की ओर बर्छा फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन किशन लाल पर नहीं, मेंटो पर। मेंटो, नहीं, ये क्या किया तुमने मेंटो, ये क्या किया तुमने? मेंटो ने दर्द में कहा, तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है दोस्त। मेंटो, तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। दीपक जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या जमींदार साहब, इस मूर्ख खरगोश ने तो किशन लाल के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी किशन लाल को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार मेंटो की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख खरगोश ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। अरे तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख खरगोश कहीं के, तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है मैं किशन लाल को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं किशन लाल को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा ये बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख खरगोश, बेकार जाएगा। मेंटो के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। मेंटो ने अपने मित्र किशन लाल को मुस्कुराते हुए देखते ही दम तोड़ दिया। तभी वहाँ वही ऋषि महात्मा प्रकट हो गए, जिसने मेंटो को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने मेंटो को किशन लाल की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे।
ऋषि महात्मा क्रोधित अवस्था में जमींदार रघुनाथ और दीपक की तरफ देखकर बोले, जिसने निर्दोष की जान ली है उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार रघुनाथ और दीपक, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो। रुक जाओ। इतना बोलकर ऋषि महात्मा की क्रोध आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर दीपक और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। ऋषि महात्मा किशनलाल की ओर देखकर बोला, हाँ, तुम्हारा और मिंटो का साथ यहीं तक लिखा था किशनलाल। लेकिन ऋषि महात्मा, जमींदार के साथी दीपक ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन मेल्टो ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते मिंटो ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना किशनलाल, कभी नहीं। गांव वाले नम आंखों से मेंटो के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे ये कोई साधारण खरगोश नहीं था भैया, देवता था, देवता। किशनलाल का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा खरगोश था। कुछ दिनों बाद किशनलाल ने नम आंखों से मेंटो की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। मिंटो, तेरे बिना सब कुछ अधूरा लगेगा।